हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पंचवर्षीय योजना आज हम करने वाले हैं। सुपर हिट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लिया तो इसका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और आपके 10 और 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 12 नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी कवर हो जाते हैं जो आपका पार्ट 2 है सिलेबस का, उसमें भी आ जाएंगे। तो इसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्वेश्चन कवर होते हैं और पार्ट 3 के तो जो 10 नंबर का ये विकास वाला जो पोर्शन दिया है ना, उससे उसमें इसका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस योजना को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, भारत में रोलिंग प्लान कब आया था? देखो, रोलिंग प्लान को हम अनवरत योजना भी बोलते हैं। लगातार जिसको हम बोलते हैं लगातार योजना, उसको हम बोलते हैं अनवरत योजना। ये अनवरत योजना क्यों आई थी? इस समय क्या है, थोड़ा सा अस्थिरता का दौर चल रहा था। अस्थिरता का दौर क्यों चल रहा था? सरकारें बदली जा रही थी, सरकार बदल रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी चौथी योजना में। लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो जिसके कारण क्या हुआ, हमें एक रोलिंग प्लान लाना पड़ा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से 1979 तक के लिए थी। लेकिन बीच में ही 1978 में एक सरकार जो होती है भंग हो जाती है और जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और मोरारजी देसाई आ जाते हैं। अब जो मोरारजी देसाई होते हैं वो इस योजना को मानते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, एक अलग से अनवरत योजना चलाते हैं 1978 से 80 की। ये जो अनवरत योजना है ये गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। याद रखना, ये जो रोलिंग प्लान था वो किस मॉडल पर आधारित था? गुन्नार मॉडल पर आधारित था। आपसे पूछेंगे कि अनवरत योजना या किसको गुन्नार मॉडल कहा जाता है, या जो अनवरत योजना है वो किस पर आधारित थी? तो वो गुन्नार मॉडल पर आधारित थी। ये अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी योजना को अस्वीकार करके लगातार 2 वर्षों तक अनवरत योजना चलाई। लेकिन क्या हुआ, 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। ठीक है, चौथी में इंदिरा गांधी, पांचवी योजना में इंदिरा गांधी और छठवीं योजना में भी इंदिरा गांधी। ये तीनों योजना ऐसी थी जिसमें इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी क्या हुई, दोबारा से चुन के आ गई 1980 में। तो 1980 में जो छठवीं योजना स्टार्ट हुई उस समय भी प्रधानमंत्री कौन रही थी? यही रही थी। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, रोलिंग प्लान किसके द्वारा आया, किस पर आधारित था? गुन्नार मॉडल पर आधारित था। जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसको लाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपन पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो पांचवी पंचवर्षीय जो योजना है वो डीसी धर मॉडल पर आधारित है। किस पर आधारित है पांचवी पंचवर्षीय योजना? डीसी धर मॉडल पर आधारित है। और इसका जो मेन उद्देश्य है पांचवी पंचवर्षीय योजना का वो है गरीबी हटाओ तथा और सामाजिक न्याय पर बल दिया। इसके अलावा ये आप लोगों ने देखे, इसके अलावा कुछ और फैक्ट बताती हूँ पांचवी पंचवर्षीय योजना के। देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना का सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, सबसे पहला तो है गरीबी हटाओ। सबसे पहला है गरीबी हटाओ। इसके अलावा इस योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली आई। राष्ट्रीय जो राजमार्ग प्रणाली है वो भी इसी योजना में आई। पांचवी योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली भी इसी योजना में आई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी योजना में आया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम वो भी इसी योजना में आया। कौन सा? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी योजना में आया, रोलिंग प्लान में ही, सॉरी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ये सारी चीज़ जो हम कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से 1978 तक चली थी। एक साल पहले ये भंग हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इस योजना में कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी बल दिया। इस योजना में मरुभूमि विकास कार्यक्रम पर भी बल दिया। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चौथी योजना में आया था और मरु विकास कार्यक्रम पांचवी योजना में आया था। ठीक है, इसके अलावा इसको बंद किसने किया ये पूछा जाता है पांचवी योजना को, तो मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। तो फैक्ट याद रखिएगा सारे। रोलिंग प्लान कब आया? 1978 से 80। किस मॉडल द्वारा आया? गुन्नार मॉडल द्वारा आया था। कब से आया? 1978 से 80। कितने साल चला? 2 साल। अगला क्वेश्चन है, पूरा योजना किस पंचवर्षीय योजना? ये पूरा जो योजना है ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। इस पूरा योजना का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़, मतलब सुविधाएं। एमिनिटीज़ को बोलते हैं हम सुविधाएं। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज।
इन रूरल एरियाज, ये RA का मतलब क्या हो जाएगा, रूरल एरिया में हो जाएगा। प्रोविज़न मतलब हो जाएगा, मतलब उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, किन में, रूरल एरिया में एमिनिटीज़ उपलब्ध कराना, मतलब ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसको पूरे को अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बोले तो ये बोलेंगे ग्रामीण शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में, सॉरी, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये पूरी योजना का उद्देश्य क्या था, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी योजना ऐसी आई थी जो ये बोलती थी कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा उपलब्ध कराओ, तो वो कौन सी आई थी, पूरा योजना आई थी। पूरा योजना का फुल फॉर्म क्या था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, मतलब अर्बन एमिनिटीज़ मतलब शहरी सुविधाएं कहाँ पे उपलब्ध कराना है, ग्रामीण क्षेत्रों में। प्रोविज़न मतलब उपलब्ध कराना। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में आई थी, ये आई थी 2004 में। कब आई थी, 2004 में आई थी। और 2004 में कौन सी योजना चल रही थी, 2004 में चल रही थी 10वीं योजना। 2004 में कौन सी चल रही थी, 10वीं योजना चल रही थी। और इस समय APJ अब्दुल कलाम जो थे वो राष्ट्रपति थे। 2004 में कौन थे, APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। और इन्हीं के समय में ये योजना आई थी। इसके अलावा 10वीं योजना में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल जी थे। ये 10वीं जो योजना आई थी इसका मॉडल क्या था, ये योजना आयोग के एक पत्र के अनुसार आई थी। इसी योजना में सभी प्रमुख नदियों की सफाई का अभियान चलाया था। किसमें, 10वीं योजना में। याद रखिएगा, 10वीं योजना में, किसमें, 10वीं योजना में सभी नदियों की सफाई का अभियान भी चलाया था। आपसे पूछ सकते हैं किस योजना में सभी नदियों की सफाई का अभियान चलाया था, 10वीं योजना में सभी नदियों की सफाई का अभियान चलाया था। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है नरेगा, है ना, नरेगा भी कब आया था, 10वीं योजना में आया था। 10वीं योजना की जो लक्ष्य थी, विकास दर कितनी थी, 8% थी, जिसको हमने पा लिया था 7.7% तक पा लिया था। फ्रेंड्स, ये जो पंचवर्षीय योजना है, इसके मैंने इसके करीब 200 प्रश्न बनाए हैं। इन 200 प्रश्नों के अलावा आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सारे ही विकास दर, जो भी लक्ष्य रखा हो, जो भी पाया हो, ठीक है, हर पंचवर्षीय योजना का मॉडल, हर पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री, हर पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ, ये सारे फैक्ट मैंने अपने स्टूडेंट को ट्रिक द्वारा याद भी करा दिए हैं। आज उनका रात को 10 बजे टेस्ट भी है और कल इनके MCQ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। अभी 28 दिन है आपके पास, आज को मिला के। ये 28 दिन में भी आप चाहोगे ना तो एग्ज़ाम 100% क्रैक कर सकते हो। बट आपको वो टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है कि आपको एक टॉपिक इतने अच्छे से कर लेना, स्पेशली वो टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है जो क्लियर है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनना है। जैसे स्वास्थ्य से आपके सिलेबस के फर्स्ट पार्ट का भी और सेकेंड पार्ट के भी क्वेश्चन बनेंगे। महिला और बच्चों में आपके चारों ही पार्ट से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वाले जो स्पेशली जो टारगेटेड है ना, बहुत अच्छे से करना। विकास वाला जो टॉपिक है, प्रबंधन वाला जो टॉपिक है, सब इन जो आपका नेतृत्व है, अभी प्रेरणा है, उनसे तो पता ही नहीं है क्या बनेगा। लेकिन ये विकास जो पंचवर्षीय योजना है उससे आपको पता है कि ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं तो बैच ज्वाइन कर लो। केवल 590 रुपये में अभी दिया जा रहा है। इस 590 रुपये में आपको ट्रिक भी दिए जा रही है, मतलब ट्रिक, सारे टॉपिक की ट्रिक वीडियो मिलेंगी आपको, सारे टॉपिक की थ्योरी मिलेगी, सारे टॉपिक के MCQ मिलेंगे। अब जो समय है वो MCQ का है, और मिलेंगे टेस्ट, और मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन हर टॉपिक के। टेस्ट जो है ना वो आपके दिन भर चलेंगे, रात भर चलेंगे। ऐसे टेस्ट होंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि एग्जाम में आना है, और टॉपिक वाइज होंगे, मिक्सअप नहीं होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। तो एक टॉपिक वाइज से क्या होता है, एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाता है, बारीकी से समझते आ जाता है। और कोई चीज़ कठिन है, याद नहीं हो रही, तो मैं उसको ट्रिक द्वारा करवाती हूँ कठिन से कठिन चीज़ों को। क्योंकि अब मैं बता रही हूँ कि अब हमारी चीज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाना। तो मैं हर टॉपिक की प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ। इसके लिए मैं 5 फरवरी से एक बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। जिन लोगों को थ्योरी नहीं पढ़ना है, जिनको केवल MCQ लगाना है, ना तो जिनको ट्रिक चाहिए है, ना उनको थ्योरी चाहिए है, ना उनको वीडियो चाहिए है, तो वो हमारा एक और 5 फरवरी वाला बैच ले सकते हैं। 399 का उसका चार्ज रहेगा। उस 399 में आपको केवल MCQ, हर टॉपिक के MCQ मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। MCQ लगाओ और टेस्ट दो, MCQ लगाओ और टेस्ट दो। टॉपिक आपको बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक है, आपको खुद तैयार करना रहेगा और आप हमारे ग्रुप में टेस्ट दे सकते हैं। तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी से ही ज्वाइन कर सकते हैं।
बट उनको हमारा हम जीतेंगे बैच नहीं मिलेगा। हम जीतेंगे बैच के लिए जो चार्ज है वो 590 रुपये है। कितना है? 590 रुपये। 190 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा, उसमें आपको हमारा पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी, MCQ, ट्रिक वीडियो सारा मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम यहीं पर आ गए हैं, मेरे हम जीतेंगे बैच पर ही आ गए हैं। ये देखिए, मैंने अभी रात को ही ट्रेपोनोमा पैलिडम की ट्रिक भेजी है। ये है सिफिलिस की। सिफिलिस जो होता है एक यौन संबंधित रोग होता है, ये ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। तो इसको क्या ट्रिक से मैंने याद करवाया है कि सिफ से याद रखना, सेफ, और इसका जो बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो इसको ऐसे याद रखना है कि सेफ जाना ट्रिप पर। ट्रिप पर कैसे जाना? सेफली जाना ट्रिप पर। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से। इसके अलावा देखिए, ये सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य के पूरे लक्ष्य बहुत शानदार ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं। इसके अलावा ये सतत विकास लक्ष्य के MCQ है। सतत विकास लक्ष्य के पूरे MCQ है। ये पंचवर्षीय योजनाओं की पूरी ट्रिक है। किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य हासिल किया, कितना लक्ष्य था और हमने कितना हासिल किया, ये सारा कुछ बताया हुआ। इसके अलावा ये पंचवर्षीय योजना की ट्रिक वीडियो है, ये देख सकते हैं। इसके मैंने करीब पंचवर्षीय योजना के 2-3 भाग बना चुकी हूँ। पंचवर्षीय योजना के वीडियो, ये पंचवर्षीय योजना का भाग 2 का वीडियो है, ये पार्ट 1 का वीडियो। ऐसे सारे जितने भी अधिनियम है, जैसे ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, सारे अधिनियम की MCQ भी आपको मिल जाएंगे, सारे अधिनियम के थ्योरी भी मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ भी मिल जाएंगे और ट्रिक भी मिल जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ माई फाइल्स में जाके आप यहाँ पे सारे टॉपिक सर्च कर सकते हैं। इसमें बाल विकास भी मिल जाएगा, सारे अधिनियम मिल जाएंगे, योजनाएं मिल जाएंगी, मानव रोग मिल जाएंगे, बाल विकास मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पूरा योजना का अपन एक बारी बात कर लेते हैं, इसके लक्ष्य की बात कर लेते हैं। इस पूरा योजना में जो हमने लक्ष्य रखा था वो 8.1, पूरा योजना मतलब 10वीं योजना में आई थी। 10वीं योजना का जो हमने लक्ष्य रखा था वो 8.1 रखा था और हमने पा कितना लिया? 7.6% पा लिया। ये हमारा लक्ष्य था। ठीक है, 10वीं योजना का उद्देश्य क्या था? 10वीं योजना का जो आई थी वो योजना आयोग के पत्र के अनुसार आई थी। इसका उद्देश्य था जितनी भी GDP में वृद्धि कर पाओ कर लो, और इसके अलावा शिक्षा और वेतन में लैंगिक अंतरों में जो कम करना उद्देश्य था वो भी इसी योजना में आया गया, कि ताकि शिक्षा में जो लैंगिक अंतर होता है, सैलरी में भी जो लैंगिक अंतर होता है वो ना हो, वो भी इसी योजना के दौरान उसमें बात की गई। पूरा योजना किसके द्वारा लाई गई थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो पूरा योजना जो लाई गई थी वो अब्दुल कलाम द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? अब्दुल कलाम द्वारा लाई गई थी। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? अभी मैंने बताया, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। 2004 से केंद्र सरकार कई राज्यों में इस योजना को लागू किया था। 2004 से, तो कब से लागू किया था? 10वीं योजना से किया था। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? 6वीं योजना का है, 4थी का है, 5वीं का है या तीसरी का है? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की जो प्रगतिशील उपलब्धि है वो 4थी योजना का उद्देश्य था। याद रखना, स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास किस योजना में बात की गई है? 4थी योजना में बात की गई है। 4थी योजना को हम गाडगिल योजना भी बोलते हैं। गाडगिल योजना भी 4थी योजना को बोलते हैं। हालांकि जो गाडगिल मॉडल आया था वो तीसरी योजना में आया था, लेकिन गाडगिल योजना बोलते हैं, 4थी योजना को बोलते हैं। 4थी योजना कब आई थी? 1969 से 1974 के बीच 4थी योजना आई थी। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? 4थी योजना के समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा और क्या हुआ 4थी योजना में? 4थी योजना में जितने भी 14 बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी कर दिया गया था। 4थी योजना में बफर स्टॉक की अवधारणा भी आई थी। आपसे पूछ सकते हैं कि बफर स्टॉक की अवधारणा कब आई थी? तो 4थी योजना में बफर स्टॉक की अवधारणा भी आई थी। इसके अलावा जो सूखा क्षेत्र प्रवण कार्यक्रम है वो भी इसी योजना में आया था। ठीक है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी 4थी योजना में आया था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम हो चाहे कमांड विकास कार्यक्रम हो, वो भी 4थी योजना में ही आया था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम था, वो भी इसी योजना में आया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किस योजना में सामाजिक न्याय को पहली बार महत्व दिया गया था? तो 4थी योजना में सामाजिक न्याय को पहली बार महत्व दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या देख रहे हो?
छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय राजीव गांधी थे। छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय राजीव गांधी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में आई थी। जब ये योजना आई थी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1984 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद इनके जो पुत्र हैं राजीव गांधी वो बनते हैं। तो 7वीं योजना में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, 6वीं योजना में नहीं बनते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी थी। हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी थी। कब आई थी ये? 1974 में आई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब थी 1978 में, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसको भंग कर दिया था, तो 1 साल पहले ये भंग हो गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी गलत होगा, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत। चौथी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का बोल रहे हैं, पीवी नरसिंह राव थे। तो 7वीं पंचवर्षीय में पीवी नरसिंह राव नहीं थे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी थे, पीवी नरसिंह राव थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा अकेले सही हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एक बार देख लो, पढ़ लो एक बारी। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय कौन थी? इंदिरा गांधी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1969 से थी। कब तक? 74 तक। 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 80 से 85 थी। इस समय भी कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की थी। इसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसने जगह ली थी? तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने जगह ले ली थी। किसने ले ली थी? 2015 में योजना आयोग की जगह कौन बन गया? नीति आयोग बन गया था। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये योजना आयोग की जगह लाया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने किस पंचवर्षीय योजना में लिया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लिया था। कब लिया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। किस पंचवर्षीय योजना में लिया है? 12वीं पंचवर्षीय योजना में लिया था। नीति आयोग क्या है? एक नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, भारत सरकार को सलाह देने का काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका मुख्य फुल फॉर्म होता है। और ये केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने की संस्था होता है। जो पहले योजना आयोग था वो क्या करता था कि उसको तो वित्त की सहायता देने का भी अधिकार था, इसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा ये सतत विकास लक्ष्य जो होते हैं भारत के, उन पर भी निगरानी रखता है। जैसे विश्व के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी निगरानी कौन रखता है? यूएनडीपी रखता है। ऐसे ही भारत के जो सतत विकास लक्ष्य होते हैं उनकी निगरानी कौन रखता है? उनकी निगरानी नीति आयोग रखता है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, आकस्मिक मुद्दों से निपटने में भी मदद करता है। इसके प्रमुख पहले हैं, जैसे कि इसने जो आरंभ किया था, जैसे कि अटल इनोवेशन मिशन है, इसी ने ही आरंभ किया। डिजिटल इंडिया भी इसी ने ही आरंभ किया। स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान था वो भी इसी के ही पहल के अनुसार आरंभ हुआ। चिकित्सीय शिक्षा में सुधार की बात भी इसी ने ही की गई। तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग क्या है? एक भारत सरकार द्वारा गठित संस्थान है। इसने किसकी जगह ले ली? इसने योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। नीति आयोग की अगर बात करें कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग जो होता है एक अध्यक्ष होता है। इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जो मेन होते हैं। वैसे इसकी एक शासी संस्था भी होती है। एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ होता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि हमारे अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे इसके नीति आयोग के वो थे अरविंद पनगड़िया। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष इसके कौन है? सुमन बैरी। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के पहले जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में कौन है? वीवी सुब्रमण्यम है। वर्तमान में कौन है? वीवी सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारे ही फैक्ट योजना आयोग के बारे में याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग कब बना था? मार्च 1950 में बना था। और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में बना था।
अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री बने थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री उस समय, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो लाल बहादुर शास्त्री उनकी जगह पर आ गए थे और उनके ही समय में ये योजना आई थी। इन्होंने हरित क्रांति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया था। इसके अलावा औद्योगिक विकास अधिनियम है उसको भी इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा असफल योजना रही थी। सबसे ज़्यादा असफल, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही थी, तो यही तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे ज़्यादा असफल रही थी। कब से कब तक थी ये? 1961 से 66 तक रही थी। यही वो समय है जब भारत पाक युद्ध हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, ये सारे ही इसी दौरान हुए थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हमारे देश में आ गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति बिगड़ गई थी। और ये हुआ था कि 66 के बाद 3 साल का अवकाश लेना पड़ा था, मतलब योजना अवकाश लेना पड़ा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना के बाद योजना अवकाश लिया था, कौन सी योजना ऐसी आई थी जिसके बाद योजना अवकाश लिया था? तो तीसरी ही योजना आई थी। कौन सी? तीसरी ही योजना आई थी जिसके बाद हमने क्या ले लिया था? अवकाश ले लिया था। ठीक है, इस योजना में किसको महत्व दिया गया था? तो देखो, इस योजना में भारत जो है वो थोड़ा थोड़ा सा स्वाभिमानी होने लगा था, है ना। तो स्वाभिमानी जो कल्पना थी वो इस योजना में आई। इसमें कृषि पर भी, गेहूं उत्पादन पर भी, उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। आत्मनिर्भर स्वाभिमानी जो बनाने का उद्देश्य था इसी योजना का था। इसके अलावा इसमें जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा को भी मतलब आगे बढ़ाने का काम किया गया इस योजना में। और इसके अंतर्गत मेन काम क्या थे? एफसीआई की स्थापना। एफसीआई मतलब क्या होता है? भारतीय खाद्य निगम होता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 65 में हुई थी। वो ये कौन सी योजना में आई थी? थर्ड योजना में। तो आपको देखो इसको कैसे मैंने ग्रुप में ट्रिक से कैसे याद कराया है इसको। जैसे कि 65 है ना, 65 से क्या याद हो जाएगा आपको? पैसे 65 है ना। 65 से क्या कर सकते हो? खाद्य खरीद सकते हो, खाना खरीद सकते हो। तो एफसीआई को हम क्या बोलते हैं? भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। कब आया था? 1965 में आया था। पैसे से खरीद सकते हो। तो आप फिर कभी नहीं भूलोगे कि 1965 में आया था और 65 में कौन सी योजना चल रही थी? तीसरी योजना चल रही थी। इसके अलावा एक और आया था, खाद्य से समझ कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग वो भी इसी योजना में आया था, तीसरी योजना में। इसको भी ऐसे याद किए, भी 1965 में आया था। तो मूल्य मतलब क्या हो जाएगा? पैसे, मतलब 65, मतलब ये भी तीसरी योजना में आया था। तो ये चीज़ें याद रखना है। इसके अलावा और क्या हुआ था? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी इसी योजना में हुई थी। किसकी? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी इसी योजना में हुई थी। किसमें? तीसरी योजना में हुई थी, 1964 में। ठीक है। इसके अलावा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। यूटीआई की स्थापना भी 1963 में इसी तीसरी योजना में। उसको कैसे याद रखोगे? यूटीआई से याद रखते हो क्या? ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब अपन को पता है कि तीसरी योजना तो बिल्कुल ही विश्वास पात्र नहीं है, ट्रस्ट तो उस पर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पूरी घाटे में जा रही है ना। तो घाटे में जाएगी तो हम उसको कैसे विश्वास करेंगे? तो ये तीसरी योजना पे कौन सी? यूनिट ट्रस्ट, ट्रस्ट से याद है ना तीसरी। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन सी योजना में आई थी? तीसरी योजना में। इसके अलावा कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत मूल्य आयोग, ये सभी भी इसी में ही आई थी। विभिन्न उर्वरक और सीमेंट उद्योग इसी योजना में बनाए गए थे। बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र, 1964 में बोकारो स्टील इस्पात संयंत्र भी इसी योजना में आया था। कौन सा? बोकारो स्टील संयंत्र भी इसी में आया था। इसके अलावा भारत ने पहली बार आईएमएफ से धन लेने का भी इसी योजना में सोचा। एक और सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था इसमें, रुपए का अवमूल्यन। क्या हुआ था? रुपए का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन भी इसी योजना में हुआ था। रुपए का अवमूल्यन भी इसी योजना में हुआ था। कब हुआ था रुपए का अवमूल्यन? 1966 में हुआ था। और 66 में ही कौन सी योजना आई थी? तीसरी योजना आई थी। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। 1965-66 में पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1965-66 में सूखा आ गया था। सूखा भी इसी योजना में आ गया था। इसके कारण ये स्थिति इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी कि ये पूरी योजना असफल रही थी। इसका लक्ष्य रखा था 5.6 और पाया हमने था केवल 2.4। 5.6 रखा था और 2.4 पाया, मतलब ये लक्ष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर था।
फ्रेंड्स, इसके जितने लक्ष्य रखे गए हैं और जितने पाए हैं, ये भी मैंने ट्रिक से याद करवा दिए हैं। ट्रिक से आप याद करोगे ना तो आप ये सारे लक्ष्य याद हो जाएंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ही बैच ज्वाइन करोगे, बैच हमारा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है आपको। हम जैसे ही आप हमें पेमेंट करेंगे, हम आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप से ऐड कर लेंगे, जिसमें एक हम जीतेंगे बैच करके आपको एक टेलीग्राम मिलेगा। वहाँ पर आपको नाम से मिल जाएगा पंचवर्षीय योजना ट्रिक, उसके वीडियो भी मिल जाएंगे और उसकी थ्योरी भी मिल जाएगी, और उसके मैं आपको 200 MCQ दूंगी। अब बस आपको ये 200 MCQ करना है और आपके 10 नंबर आपको पक्के कर लेना। मैं बोलूँगी 12 नंबर पक्के कर लेना है, क्योंकि इसमें 2 ग्रामीण विकास की योजना भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये 200 MCQ के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपके ये पक्के हो जाएंगे नंबर। जो कहीं नहीं होगा वो आपका यहाँ हो जाएगा, पूरे नंबर पक्के। 10-12 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, पूरे ही फैक्ट करना, और एक एक फैक्ट के कैसे MCQ बनते हैं वो सारे ही आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, कौन नीति आयोग के वर्तमान CEO है? कौन है वर्तमान CEO? वर्तमान परमेश्वरन अय्यर तो नहीं है, अरविंद सुब्रमण्यम भी नहीं है, अरविंद पनगड़िया तो नहीं है, पहले थे BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम जो है अभी वर्तमान में CEO है नीति आयोग के। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। इसको ऐसे याद रख लो, ये BB और ये CE, BBCE ऐसे याद हो जाएगा। कौन है? BV सुब्रमण्यम है नीति आयोग के CEO। सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, और वर्तमान में कौन है? VV सुब्रमण्यम है। और आपसे पूछे नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या बोलते हैं? CEO। तो आपसे पूछे कि नीति आयोग के पहले कार्यकारी अधिकारी कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में BV सुब्रमण्यम है। अरविंद पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, और सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे, और पहले CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं, और वर्तमान CEO कौन है? BV सुब्रमण्यम है। अगला है, भारत में जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, ये भारत सरकार की संस्था थी, और ये इसका काम क्या था? ये पंचवर्षीय योजना को तैयार करती थी। देखो, ये पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी, लेकिन ये उनका अनुमोदन नहीं करती थी। पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी, इनका जो अनुमोदन करता था राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। इनका अनुमोदन कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 17 अगस्त 2014 को इसको भंग कर दिया था। कब कर दिया? 17 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इसको भंग कर दिया था योजना आयोग को। डेट भी याद रखना, 17 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने इसको भंग कर दिया, और उसकी जगह पे क्या ले आए थे? नीति आयोग ले आए थे। योजना आयोग के भी अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ये एक बार पढ़ लो नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक विचार मंच है जो सरकार को सलाह देने का काम करता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है। इसका जो उपाध्यक्ष होता है उसको कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। इसके अलावा जो भारत सरकार का जो एक कर्मचारी होता है सरकारी, वो इसका CEO होता है। इसमें कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ अधिक अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होते हैं, और पदेन सदस्य 4 होते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी जो शासी परिषद होती है उसमें देशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, ध्यान रखना, राज्यपाल नहीं होते हैं। और विशेष आमंत्रित सदस्य में वो होते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नीति आयोग की संरचना है। संरचना में अध्यक्ष क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। शासी परिषद होती है, शासी परिषद में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। ये उपराज्यपाल जो होते हैं ना, वो संघ राज्य, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। एक ऑप्शन आता है नीति आयोग में कौन शामिल नहीं होते, शासी परिषद में कौन शामिल नहीं होता, तो वहाँ पे ऑप्शन आंसर राज्यपाल आ जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं।
जो उसका पूर्णकालिक सदस्य वो ये होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, वर्तमान में सुमन वैरी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है। पूर्णकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होते हैं। पदेन सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम 4 होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया था? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें उच्च शिक्षा का कौन सा निकाय स्थापित किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, इनमें से कौन था जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिसको स्थापित किया गया था? देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 56 में आई थी। हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित थी। किस पर थी? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर ये आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे काम हुए थे। सबसे पहला तो सामुदायिक विकास जो योजना था वो भी इसी में ही आरंभ हुई थी। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था वो भी इसी में ही आरंभ हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1953 में ये इसी योजना में स्थापित हुआ था। 1956 में अंत में ही इसमें 5 आईआईटी भी स्थापित हुए थे। 5 आईआईटी भी पहली योजना में स्थापित हुए थे। क्या 5 आईआईटी भी किस योजना में स्थापित हुए थे? पहली योजना में ही 5 आईआईटी स्थापित हुए थे। इसके अलावा एसबीआई की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भी पहली योजना में ही हुई थी। भाखड़ा योजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध परियोजना, वो भी पहली योजना में ही आई थी। इसके अलावा इसमें जो लक्ष्य रखा था वो 2.1% लक्ष्य, क्योंकि पहली योजना आई थी तो बहुत ही कम लक्ष्य रखा था। 2.1 लक्ष्य रखा था और हमने पाया कितना था? 3.6 पा लिया था। 2.1 रखा था और कितना पा लिया था? 3.6 लक्ष्य पा लिया था। तो इस योजना में क्या, इसमें एक और आता है कि जो पहली योजना आई थी इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं। इस समय जो पहली योजना के समय पहली योजना दूसरी योजना के दोनों के दौरान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू इस योजना में प्रधानमंत्री रहे थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे पहली योजना के वो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। और इसमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। पहली योजना में किस पर जोर दिया? कृषि पर जोर दिया। ठीक है। और अब ये कौन सा क्वेश्चन था कि उच्च शिक्षा का कौन सा वैधानिक निकाय स्थापित किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम बोलते हैं यूजीसी। इसको क्या बोलते हैं? यूजीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना इसी वर्ष इसी योजना में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। इसके अलावा 5 आईआईटी भी बने थे। कब बने थे? 1956 में बने थे। इसी योजना में बने थे, पहली पंचवर्षीय योजना में। एसबीआई बना था 1955 में इंपीरियल बैंक के रूप में। इसके अलावा 3 बांध भी बने थे, भाखड़ा, नागर, हीराकुंड और दामोदर नदी का बांध। और इसके अलावा सामुदायिक विकास योजना भी इसी योजना में आई थी। इसके अलावा एक और आया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में आया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम पर भी मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया और स्पेशली परिवार नियोजन को टारगेट करते हुए, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगला है, दूसरी योजना का मुख्य जो फोकस था वो किस पे था? सिंचाई पे था, सेवा क्षेत्र पे था, सार्वजनिक क्षेत्र पे था या कृषि पे था? तो दूसरी योजना का मुख्य उद्देश्य जो था सार्वजनिक क्षेत्र पे था। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब हो जाता है उद्योग। दूसरी योजना में सबसे ज़्यादा उद्देश्य किसको दिया था? उद्योग पे दिया था। जो दूसरी महायोजना का जो मॉडल था वो महालनोबिस मॉडल था। महालनोबिस जो कि राष्ट्रीय जनसांख्यिकी विज्ञान संस्थान के उस समय के अध्यक्ष थे और ये जो योजना बनाने में इनका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता था। इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इसकी योजना का जो लक्ष्य था वो तीव्र औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता थी। पूछते हैं कि तीव्र औद्योगिकीकरण जो था वो किस योजना का लक्ष्य था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण जो है वो इसी योजना का लक्ष्य था, दूसरी योजना का ही। ठीक है। इसके अलावा इसमें औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में पारित भी किया था। इसके दौरान
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी दूसरी योजना में बना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडल रिसर्च भी किस योजना में बना? दूसरी योजना में बना। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग को अनुसंधान के रूप में भी इसी योजना में लाया गया था 1958 में। तो आपसे पूछते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? दूसरी में हुई। जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग जो था 1953 में बना था, पहली पंचवर्षीय योजना में। और परमाणु ऊर्जा जो आयोग बना है वो 1958 में बना है। चितरंजन लोकोमोटिव व इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी दूसरी योजना में ही हुई थी। किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस इस पे आधारित थी। कब से कब तक चली थी ये? 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला है सर्व शिक्षा अभियान जो था वो किस पंचवर्षीय योजना में आया था? सर्व शिक्षा अभियान का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान आया था कब? 2000 और 2001 ये सत्र में आया था सर्व शिक्षा अभियान। उस समय कौन सी योजना चल रही थी? उस समय चल रही थी 9वीं योजना। 2001 में कौन सी योजना चल रही थी? 2001 में 9वीं योजना चल रही थी। 9वीं जो योजना है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। कब है? 9वीं योजना जो किस पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। 9वीं योजना का समय कितना था? 1997 से ये 2002 तक चली थी, जिसके बीच में ये सर्व शिक्षा अभियान आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी योजना भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुई थी? कौन सी ऐसी योजना थी जो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुई थी? तो वो 9वीं योजना ही थी। कौन सी? 9वीं योजना ही थी जो भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर आरंभ हुई थी, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि 1999 में आरंभ हुई थी, वो भी कब हुई थी? 9वीं योजना में ही आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में आई थी। ये योजना भी 9वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो कि 2000 में आई थी, ये भी 9वीं योजना में आरंभ हुई थी। 9वीं योजना में बहुत सारे 9वीं योजना में क्या हुआ है? 9वीं योजना में बहुत सारी चीज़ें आई थी। अटल जी का समय था। अटल जी देश के अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, और उन्हीं के समय में बहुत अच्छी योजना आई थी। जो गांव की जो सड़कें हैं उनका उद्धार भी इसी योजना के तहत, इसी योजना में हुआ है, ग्राम सड़क योजना में, है ना। सर्व शिक्षा अभियान भी हुआ। इस योजना का जो 9वीं योजना का जो लक्ष्य रखा था वो 7.1 रखा था। 9वीं योजना का लक्ष्य कितना रखा था? 7.1 रखा था, और पाया कितना है? 6.8 पाया। 7.1 रखा था और पाया कितना था? 6.8 पाया। अगला क्वेश्चन है जो प्रथम योजना अवकाश हुआ था कब आया? देखो, प्रथम योजना अवकाश तब आया था जब हमको अवकाश की ज़रूरत पड़ी थी। हमको जब अवकाश की ज़रूरत कब पड़ी थी? तीसरी योजना में, जब मंदी पड़ गई थी। योजना तब बनाई जाती है किसी भी चीज़ की जब हमारे पास पैसा हो। अब पैसा ही नहीं रहेगा तो योजना क्यों बनाई जाएगी? तो इसी के कारण योजना अवकाश ले लिया गया। योजना अवकाश कब से कब तक ले लिया गया? 66 से 69 तक ले लिया गया था। जबकि चौथी योजना का पूरा प्लान तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे पैसों के कारण। इसलिए एक सोच असमंजस में थे वहाँ के उस समय के जो लीडर लोग थे कि हम चौथी योजना लाएं या नहीं लाएं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक एक साल की 3 योजना अवकाश दे दी थी। 1966 से 67 ना, और 67 से 68 और 68 से 69, इस प्रकार से 3 साल का उन्होंने योजना अवकाश ले लिया था। और इसी योग का कहा जाता है योजना अवकाश। इसका मुख्य कारण क्या था? युद्ध था मेन, संसाधन की कमी थी, आर्थिक मंदी थी, है ना, नई कृषि रणनीति थी। इसके अलावा हरित क्रांति भी आ गई थी, बीजों को खरीदने में भी पैसा चला गया था। बहुत सारे कारण थे कि हमको योजना अवकाश लेना पड़ा। तो कब आया था योजना अवकाश? 1966 से 69 में आया था। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, एक ना एक शिफ्ट में योजना क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि हमने, है ना, अभी हमारी 12वीं योजना ही चली है। उसके बाद हमने कोई योजना 2017 में ये ख़त्म हो गई थी, 2012 से 2017 तक चली थी। इस योजना के बाद कोई योजना नहीं आई, जो क्योंकि ये लास्ट योजना है इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो योजना आई थी इसका उद्देश्य था तेज और अधिक टिकाऊ समावेशी विकास। तेज, अधिक टिकाऊ समावेशी विकास इसका मेन उद्देश्य था।
तेज, अधिक और टिकाऊ समावेशी विकास इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। इसका लक्ष्य कितना था, इसका लक्ष्य था 9%, लेकिन हमने पाया कितना, 8% हमने इसमें पाया था। इस योजना में 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया था। इसके अलावा वित्तीय समावेशन को प्राप्त करना भी इसी योजना का लक्ष्य था। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये जो योजनाएं आई थी वो भी इसी के अंतर्गत आई थी। इसके अलावा सबसे मेन था शिशु कुपोषण की समस्या को समाप्त करना। शिशु कुपोषण की समस्या को समाप्त करना भी इसी योजना के अंतर्गत आया था। तो याद रखना है कि शिशु कुपोषण की समस्या का अंत करना किस योजना में आया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया 2014-15 की जो योजना है वो भी इसी के ही समय आई थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 2012 से 17 तक चली थी। तो उसके पहले मनमोहन सिंह थे इनके आने के समय, और फिर बीच में कौन रहे थे, मोदी जी रहे थे। अगला है सी रंगराजन द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई थी। सी रंगराजन लाए थे 11वीं पंचवर्षीय योजना। सी रंगराजन द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना लाई थी। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये योजना आयोग के एक पत्र द्वारा लाई गई थी। योजना आयोग के एक पत्र द्वारा इस योजना को लाया गया था। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए ये योजना बहुत ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि 2009 में इसमें शिक्षा का अधिकार भी इसी योजना में आया था। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को भी विशेष महत्व दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे इस योजना के समय, इस योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। और इस योजना का जो लक्ष्य था, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो 9% था, और हमने पाया कितना, 8%। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% रखा था, और हमने 8% इसको पाया था। इसमें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की बात की गई थी। स्वच्छ पेयजल सभी को उपलब्ध हो, इसका बात इसी योजना में की गई थी, 10वीं योजना में की गई थी। इसके अलावा पूछते हैं कि ये किस मॉडल के अनुसार आई थी, तो योजना आयोग के पत्र के अनुसार आई थी। ये भी सारा चीज़ याद रखना है। किस योजना में साफ पीने के पानी पर ध्यान दिया गया था, तो 11वीं योजना में साफ पीने के पानी पर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जो पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, किस प्रभाव में उस समय उनके पास क्या था, मतलब किस उद्देश्य से उन्होंने आरंभ की थी, अराजकतावाद, अधिनायक पूंजीवाद या पूंजीवादी। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने समाजवादी प्रभाव से कि सारा समाज एकजुट, तो सारे समाज का कल्याण हो, इसी उद्देश्य से, समाजवादी कल्याण के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना को आरंभ किया था। तो क्या उद्देश्य रहा था पहली पंचवर्षीय योजना के समय, किस प्रभाव से लॉन्च की थी, तो समाजवादी प्रभाव से लॉन्च की थी। अगला है स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई थी 2009 में, 1999 में। कब आई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में आई थी। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसके अलावा 1997 में शहरी रोजगार परियोजना आई थी। स्वर्ण जयंती जो थी शहरी ग्राम परियोजना कब आई थी, रोजगार परियोजना कब आई थी, 1997 में आई थी। और जो ग्रामीण वाली है वो ग्रामीण वाली कब आई थी, 1999 में आई थी। ठीक है, इसको जो शहरी वाली है, ग्रामीण वाली है, उसको बोलते हैं SGSY, और शहरी वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, SSSY। ठीक है, उसको हम शहरी स्वरोजगार योजना बोलते हैं, और इसको ग्रामीण स्वरोजगार योजना बोलते हैं। तो याद रखिएगा किस योजना में आई, 1999 में आई थी। जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है 1999 में आई थी। और कौन सी योजना में आई थी, 9वीं योजना में आई थी। जो 9वीं योजना है वो कब से कब तक थी, 1997 से 2002 तक थी। कौन इसके समय प्रधानमंत्री थे, इनके समय जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान, अंत्योदय अन्न योजना, वो भी इसी योजना के अंतर्गत आई थी। जो ग्रामीण स्वरोजगार योजना है 2010-11 में एक राष्ट्रीय आजीविका मिशन आ गया था। बाद में इस योजना को उसमें शामिल कर दिया, मतलब वर्तमान में ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत शामिल है, इसको उसमें शामिल कर दिया था। योजना वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रामीण जो के लिए जो योजना आई हैं उसमें अपन ये योजनाएं पढ़ेंगे।
अगला है बोकारो स्टील संयंत्र कब बना था। बोकारो स्टील संयंत्र बना था 1964 में। कब बना था बोकारो स्टील संयंत्र? बोकारो झारखंड में 1964 में बना था। और 1964 में कौन सी योजना चल रही थी? तीसरी योजना चल रही। दूसरी योजना में बने थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ऐसे दूसरी योजना में टोटल 5 संयंत्र बने थे। ठीक है, दूसरी योजना में कितने बने थे? टोटल 5 संयंत्र बने थे। और जो तीसरी योजना थी उसमें बोकारो स्टील संयंत्र बना था। ठीक है, बोकारो स्टील संयंत्र बना था, तीसरी योजना में बना था बोकारो स्टील संयंत्र। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग दूसरी योजना में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी योजना में उद्योगों को विशेष महत्व दिया था। तीसरी योजना कब से कब तक आई थी? 1961 से 66 थी। इस पे थी कौन से मॉडल पर आधारित थी? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। किस पे? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये तीसरी योजना आधारित थी। इसमें कृषि और उद्योग के साथ साथ स्वावलंबी अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया था। माध्यमिक और उच्च शिक्षा को विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। जैसे यूटीआई भी इसी योजना के अंतर्गत आई थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इडवी जो है भारतीय औद्योगिक विकास निगम जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी योजना के अंतर्गत आया था। सीमेंट एवं उर्वरक संयंत्र भी इसी योजना के दौरान बने थे। इसके अलावा जो प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन भी हुआ था। हरित क्रांति की भी स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन लागू हुआ था चौथी योजना में। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखो, परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। परमाणु जो ऊर्जा आयोग है वो कब बना था? परमाणु ऊर्जा आयोग बना था 1958 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग बना था 1953 में। आयोग बना था 1958 में और विभाग बना था कब? 1953 में। याद रखना, आयोग कब बना था? 1958 में। और विभाग कब बना था? 1953 में बना था विभाग। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे कि जब विभाग पूछेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना आएगा, और आयोग पूछेंगे तो कौन सा आएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना आएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 56 से 61 थी। पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। इसका लक्ष्य कितना था? 4.5 था। और पाया कितना था? लगभग 4.2 पा लिया था। देखो, परमाणु ऊर्जा विभाग आ गया। मैंने बताया था परमाणु ऊर्जा विभाग कब बना था। परमाणु ऊर्जा विभाग बना था 1953-54 में। तो मतलब उस समय कौन सी योजना चल रही थी? पहली योजना चल रही थी। तो परमाणु ऊर्जा विभाग पहली योजना में आ जाएगा। पहली योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डॉमर मॉडल पर पहली योजना आधारित थी। यूजीसी की स्थापना इसमें हुई, आईआईटी की स्थापना इसमें हुई, परिवार नियोजन इसमें आया है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर परियोजना इसमें आई, इसे ना एसबीआई इसी योजना में आया। तो ये सारे आईआईटी बने, 5 आईआईटी इसी योजना में बने। तो पहली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलजारी लाल नंदा पहली के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। अगला है भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। तीसरी किस पे है? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो किस पर आधारित है? तीसरी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। चौथी जो है वो गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। पांचवी जो है वो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। पांचवी जो है वो किस पे है? डीपी धर पे आधारित है। छठवीं और नवीं जो है वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। छठवीं और नवीं किस पे आगत निर्गत पर है। सातवीं जो है वो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित है। सातवीं वस्तुरी मजदूरी मॉडल पर आधारित है। और जो आठवीं है वो मिलर मॉडल पर आधारित है। आठवीं किस पे है? मिडल मॉडल पर आधारित है आठवीं योजना। इसके अलावा 10वीं 11वीं और 12वीं ये योजना आयोग के एक पत्र के अनुसार थी। इनका कोई भी मॉडल नहीं था। तो ये सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनको अंतिम मंजूरी कौन देता है। तो भारत की जो पंचवर्षीय योजना है उनको अंतिम मंजूरी देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग तो उनको लागू करने का काम करता है, लेकिन जो अंतिम मंजूरी देगा वो कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1951-52 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको हम एनडीसी भी बोलते हैं। एनडीसी भी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या कमीशन। ये जो होता है, जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी यही देता है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य मतलब कितना लक्ष्य हम पाएंगे, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा मारा गया था लेकिन मिला नहीं था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 4.5 और हमें मिला कितना था? लगभग 4.27 हमको मिला था। ये सारे लक्ष्य मैंने ट्रिक द्वारा हम जीतेंगे बैच में याद करवा दिए हैं, कर लेना। इसके अलावा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे बताइएगा। आप लोगों का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है। सारे लोग जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, नाम भी देखती हूँ, तो सारे लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। और शाम को एक टेस्ट मॉडल पेपर लेके आऊँगी जिसमें हम पूरे क्वेश्चन करेंगे। 1-1 मिनट का आप लोग के लिए समय दे दूँगी और आप लोग फिर मुझे बताइएगा, अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके उस टॉपिक में कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक टॉपिक का टेस्ट लूँगी, फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस टेस्ट में, मतलब आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो वो वीडियो मैं शाम को लेके आऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा। भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है आपको मुझे ये बताना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है 6260190944 पर आपने मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद भी बहुत सारी एग्ज़ाम की तैयारी आपकी मिलती रहेंगी। सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी फिर से भी आएगा आपके लिए अगले साल में, फिर से निकलने के चांसेस हैं, तो फिर भी आप उसको ज्वाइन करे रहिएगा तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम की लिंक भी आपको और ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हैं तो 799 वाला बैच अब कट होकर केवल 590 में दिया जा रहा है। 26% ऑफ पे दिया जा रहा है 26 जनवरी से। जो भी लेना चाहते हैं फटाफट ले लीजिए। प्रैक्टिस बैच जो होगा वो हमारा 5 फरवरी से लॉन्च होगा, उसमें केवल प्रैक्टिस और टेबल और प्रैक्टिस और टेस्ट होगा। टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे और टेस्ट होगा जिसका चार्ज 399 रहेगा। आप जुड़ सकते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी हम वहाँ पे 5 से ही कराएंगे। ये योजना आयोग के और बारे में थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1950 में। अध्यक्ष प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई? 1951 में। कुल पंचवर्षीय योजना कितनी हो गई? 12 हो गई। अंतिम कब हुई है? 2012 से 2017। योजना आयोग को भंग कब कर दिया था? अगस्त 2014 में कर दिया था। किसने कर दिया था? मोदी जी ने कर दिया था। इस पंचवर्षीय योजना के जो 200 प्रश्न मैं दूंगी उसके बाहर कुछ मत पढ़ना, बस ये टॉपिक पढ़ लेना, इसके प्रिंट निकाल लेना और आप अपने 12 नंबर पक्के करके रख देना कि मेरे 12 नंबर पक्के हो गए, है ना। हमारे स्टूडेंट का आज ये दिन भर में पूरा तैयार हो गया है। कठिन चीज़ें हैं, दिमाग में नहीं घुस रही हैं, ट्रिक बना लो। आप मेरा बैच नहीं ले रहे तो आप खुद ट्रिक बना लो और ट्रिक बना के करो। ट्रिक से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, भूलते नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 वर्ष तक ही सीमित रही? पहली तो पूरी हो गई थी, तीसरी भी पूरी हो गई थी, चौथी भी पूरी हो गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 में थी, वो बीच में ही 1978 में जनता पार्टी की सरकार आ गई और उन्होंने उसको भंग कर दिया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक ही रही थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 सालों तक ही रही थी। इंदिरा गांधी उस समय इसकी प्रधानमंत्री थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ प्रमुख कार्यक्रम एक बार देख लो। सबसे पहला कार्यक्रम था यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत। आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 5वीं में हुई। पर्यटन का विस्तार किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? 5वीं में हुआ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस योजना में आए? 5वीं में आए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 5वीं योजना में हुई। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया? 5वीं योजना में आया। जनता पार्टी की सरकार ने इसको किसने इसको खारिज कर दिया? जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। तो ये सारे इफेक्ट याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के। अगला है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? मूल तो बहुत सारे थे लेकिन सबसे मेन जो था इसका गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबी दूर करना था। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भी इसी योजना के अंतर्गत आया, अभी अपन ने पढ़ा है। और इसके अलावा इसी योजना में विद्युत आपूर्ति अधिनियम संशोधन भी इसी योजना में आया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी योजना में आया था, है ना। मरुभूमि विकास कार्यक्रम भी इसी योजना में आया था। तो ये इफेक्ट याद रखिएगा।
विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किस योजना में आया? विद्युत आपूर्ति अधिनियम योजना में संशोधन 5वीं योजना में आया। 5वीं योजना कब से कब तक थी? 1974 से 79 में थी। लक्ष्य कितना रखा था? 4.4 रखा था और हमने पाया कितना? 4.8 हमने पा लिया था। किस पर आधारित थी 5वीं पंचवर्षीय योजना? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी? मैंने अभी बताया 5वीं योजना थी। 8वीं योजना किस पर आधारित थी? मिलर पर आधारित थी। दूसरी योजना किस पे थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली योजना किस पे थी? हेरोड डॉमर मॉडल पर पहली योजना आधारित थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे थी? अभी मैंने बताया प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोड डॉमर पे थी। वो महालनोबिस कौन सी थी? सेकेंड मॉडल पर आधारित थी। बम्बई योजना कब आई थी? बम्बई योजना 1944 में आई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी कि कृषि भी किया जाएगा और उद्योग भी लगाए जाएंगे? ये भारत ने किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ उद्योगों को भी चुना, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? ऐसी कौन सी योजना आई थी? तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? 5वीं, 6वीं या 7वीं? तो जवाहर रोजगार जो योजना आई थी वो 7वीं योजना में आई थी। जवाहर रोजगार योजना कब आई थी? 7वीं योजना में आई थी। 7वीं योजना कब से कब तक चली थी? 1985 से 90 तक चली थी। जवाहर रोजगार योजना को JRY भी बोलते हैं। और जो जवाहर रोजगार योजना आई थी, ये जो 7वीं योजना जो थी वो 7वीं योजना जो आई थी वो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी और इसमें दीर्घकालीन राजकोषीय निधि का जिक्र किया गया था। इसी योजना में सेवी की स्थापना हुई थी। सेवी की स्थापना भी इसी योजना में हुई थी। स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई थी 1986 में, स्पीड पोस्ट की शुरुआत भी इसी योजना में हुई थी। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी योजना में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी योजना में आया था, 7वीं में ही आया था। सेवी भी 7वीं में ही आया था और जवाहर रोजगार योजना भी 7वीं में ही आई थी। 7वीं योजना कब से कब तक चली थी? 1985 से 90 तक चली थी। तो 7वीं योजना में ये जो महत्वपूर्ण है वो याद रख लो 7वीं योजना करके। 7वीं योजना 1985 से 90। इस योजना में क्या आया? पहले आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस योजना में आया। दूसरा क्या आया इस योजना में? इसी योजना में सेवी की स्थापना हुई 1988 में। ठीक है, इसी योजना में स्पीड पोस्ट आया। जवाहर रोजगार योजना भी इसी योजना में आया। कौन सा? जवाहर रोजगार योजना भी इसी में आया। इसके अलावा आयात निर्यात नीति 1982 में, जो एग्जिम नीति के नाम से जानते हैं, आयात निर्यात नीति, वो भी इसी में आई। 1990 में जब ये योजना ख़त्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ? 2 साल की वार्षिक योजना लाई गई थी। इसको वार्षिक योजना के नाम से जाना जाता है। 1990, 91 और 91 से 92, क्योंकि इस समय भारत बहुत बड़ा विदेशी संकट का सामना कर रहा था और फिर नरसिंह राव आए थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने LPG नीति की शुरुआत की थी, जिसके बाद थोड़ी अर्थव्यवस्था सुधरी थी। इसी दौरान सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। आपसे पूछते हैं सिडबी की स्थापना किस योजना में हुई थी? तो वार्षिक योजना में हुई थी। जो 1990 से 92 में जो वार्षिक योजना चल रही थी तब सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या ये दोनों? कौन शामिल होते हैं? तो योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होते। कौन नहीं होते? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं। राज्यों के राज्यपाल विकास परिषद में शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, तेजी और अधिक समावेशी विकास नहीं था, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास इस योजना का उद्देश्य था। 2012 से 2017 में आई थी। योजना आयोग के प्रपत्र के अनुसार 9% इसका लाने का, 9% मतलब इसको लक्ष्य रखा था, लेकिन हमने पाया कितना? इसमें 8% ही पाया था। इसके अलावा इसमें कुपोषण की समस्या को मुक्त करना इसका मेन उद्देश्य था। वित्तीय समावेशन प्राप्त करना भी इसका एक मेन उद्देश्य रहा था।
फ्रेंड देखिए, ये हमारा हम जीतेंगे बैच है, इसमें सब कुछ मिलने वाला है। अधिनियम के आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं 2000, सारी योजनाओं का एमसीक्यू बंच मिलना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, ट्रिक्स वीडियो मिलने वाली है, आपको दिन भर प्रैक्टिस करने मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ है टेस्ट। टेस्ट आपको परिपक्व बनाता है, टेस्ट आपको आपकी गलतियाँ बताता है, टेस्ट से आप हर चीज़ सुधरते हो। अब इसका जो प्राइस है 799 से घट गया है और अब कितना हो गया है, 590 है फिलहाल। जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा ये इस प्रकार से अधिनियम के भी 2000 एमसीक्यू मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मिलेंगे। इसी प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके भी आपको ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के एमसीक्यू दिए जाएंगे। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं आपको दे दूंगी और आपको बोल दूंगी ये मैराथन आपका टॉपिक है, पीडीएफ है, अब आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू दे दूंगी, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कुछ भी नहीं पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अगर ये 500 एमसीक्यू आपने कर लिए तो ठीक है। इसके अलावा मैं स्कूल पूर्व देखभाल के करीब 1040 एमसीक्यू दूंगी। इसमें सारी शिक्षा विक्षा जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनके सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में मानसिक मंद नीति ये सारा आ जाएगा। इसके अलावा बचे हुए क्वेश्चन हुए जैसे कि एड्स से संस्थान हुए, एड्स से संबंधित चीज़ें हुई, बाल श्रम नीतियाँ हुई, बाल कानून हुए, उनका एक अलग वीडियो दे दूंगी। और एक अधिनियम का पूरा दे दूंगी। अधिनियम उसके बाहर एक भी नहीं जाएगा। सारे अधिनियम के करीब उसमें 2000 प्लस एमसीक्यू हैं, बंच बन चुका है। 2-3 दिन में आपको हमारे प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगा। बस आपको उसकी कॉपी बनाना है। ऐसे ही आपको योजना का मिल जाएगा, ऐसे ही पोषण का मिल जाएगा, ऐसे ही आपको प्रबंधन वाला टॉपिक है उसका मिल जाएगा। पंचवर्षीय योजना मैं बता ही रही हूँ, 200 एमसीक्यू दूंगी। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, प्रिंट निकालना। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक दूंगी, उसमें करंट अफेयर्स के ही प्रैक्टिस प्रश्न रहेंगे। जितने भी करंट महिलाओं और बच्चों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, शिक्षा से संबंधित रहेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित रहेंगे, वो सारा इस टॉपिक में रहेगा, तो वो भी आप कवर कर लीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया? तो उस समय कौन सी चल रही थी? 2015 में लिया है, तो 2015 में कौन सी योजना चल रही थी? 12वीं योजना चल रही थी। तो 12वीं योजना में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आगे की जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे, लगभग 200 क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शाम का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं टेस्ट लूँगी आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।